अभी हम देख रहे हैं क्या भैया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी कभी किसी कंडक्टर जब भी कभी किसी कंडक्टर की सारी फिजिकल कंडीशंस, जब भी कभी किसी कंडक्टर की सभी फिजिकल कंडीशंस जैसे उसका टेम्परेचर, जैसे उसका मास, जैसे उसकी डेंसिटी, जैसे उसकी लेंथ, जैसे उसका एरिया, जब भी कभी किसी कंडक्टर की सभी फिजिकल कंडीशन यानी कि उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर, उसका मास, उसकी डेंसिटी वगैरह वगैरह कैसी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, उनमें कोई चेंज नहीं लाए। सारी फिजिकल कंडीशंस क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, उनमें कोई चेंज नहीं लाए। लेंथ में चेंज नहीं लाए, एरिया में चेंज नहीं लाए, टेम्परेचर में चेंज नहीं लाए, मास में चेंज नहीं लाए। तो उस स्थिति में उसके एंड्स पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसके एंड्स पर लगाया गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर के एंड्स पर लगाया गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर जो होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। जब भी कभी किसी कंडक्टर की सभी फिजिकल कंडीशंस क्या बनी रहे, तो उसके एंड्स पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से बहने वाले करंट के क्या होता है, और प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, जब भी कभी किसी कंडक्टर की सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट बनी रहे, उनमें कोई चेंज नहीं लाए, तो उसके एंड्स पे लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से बहने वाले करंट के क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट जो लगाया हमने यहाँ पर आर, इस आर ही को तो हम क्या बोलते आ रहे हैं इतनी देर से, करिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसमें से बहने वाले करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ जो आर है वो क्या कहलाता है। ठीक है भैया, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो ओम्स लॉ क्या है, सब बोलते हैं V इक्वल्स टू आर आई। हम अभी आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें भी हम बोलेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम का नियम लगाने पर। V इक्वल्स टू आर आई को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। V इक्वल्स टू आर आई ओम्स लॉ नहीं है, ये हम उसको बोल देते हैं, वो ठीक बात है, मैं भी बोलूँगा बहुत बार, लेकिन V इक्वल्स टू आर आई इज़ नॉट ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आर आई जो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, ये एक्सप्रेशन हर किसी के लगता है, हर किसी के लिए, मतलब इन बल्ब के लिए, इन पंखों के लिए, इस AC के लिए, इन ट्यूबलाइट्स के लिए, इन दरवाज़ों के लिए, इस दीवार के लिए, इस पैनल के लिए, इस कंप्यूटर के लिए, सबके लगता है V इक्वल्स टू आर आई। यस, आपने सही सुन रहे हो, दरवाज़ों के लिए, दीवार के लिए भी लगता है। V इक्वल्स टू आर आई हर किसी के लगता है, लेकिन ओम्स लॉ हर किसी के लिए नहीं लगता। ओम्स लॉ हर किसी के लिए नहीं लगता। ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर एवरीथिंग, but V equals to RI is a mathematical expression which is applicable for each and every device. It is applicable for every electrical, electronic device, even some non-conducting matter also। मैंने जैसे बताया, इस चेयर के लिए, इस डेस्क के लिए, कॉपी के लिए, किताब के लिए, सबके लगेगा V equals to RI, सबके लगता है। पर ओम्स लॉ हर किसी के लिए, जिन किन्हीं डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ लगता है, जिन किन्हीं डिवाइसेस के लिए क्या होता है, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं ओमिक डिवाइस। जिन किन्हीं डिवाइस के लिए ओम्स लॉ लगता है उन्हें हम बोलते हैं ओमिक डिवाइस। समझ रहे हो मेरी बात को। जिस किसी के लिए ओम्स लॉ लगेगा उसको क्या बोलोगे अंश, ओमिक डिवाइस। ऑब्वियसली जिसके लिए नहीं लगेगा उसे क्या बोलोगे, नॉन ओमिक डिवाइस। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी उपकरण जिसके लिए ओम्स लॉ लगता है,
उसको बोलते हैं ओमिक डिवाइस। जिसके लिए नहीं लगता है उसे हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। समझ गए मेरी बात को? तो लिख लेना, डिवाइस फॉर विच ओम्स लॉ होल्ड्स गुड, डिवाइस फॉर विच ओम्स लॉ होल्ड्स गुड इज नोन एज device for which Ohm's law holds good, device for which Ohm's law holds good is known as ohmic device. Device for which Ohm's law holds good is known as ohmic device. Device for which Ohm's law holds good is known as ohmic device. ठीक है, ऑब्वियसली बाकी के लिए नॉन ओमिक डिवाइस। अब कोई ओम्स लॉ को फॉलो कब करेगा उसकी कंडीशन जानना है हमको। कोई ओम्स लॉ को फॉलो कब करेगा, हमें उसकी व्हाट इज द कंडीशन और व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन अ डिवाइस फॉलोज ओम्स लॉ, दैट इज व्हेन अ डिवाइस कैन बी कैटेगराइज्ड एज ओमिक डिवाइस। किसी डिवाइस को मैं ओमिक डिवाइस कब बोलूँगा, उसकी क्या कंडीशन है? तो उसकी पहली कंडीशन सुनना क्या है। उसकी पहली कंडीशन ये है कि V इक्वल्स टू आर आई में R जो है, V इक्वल्स टू आर आई में R की वैल्यू क्या है यदि कांस्टेंट है, अर्थात V को चेंज करने से R में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, V को चेंज करोगे I चेंज होगा, V को चेंज करोगे I चेंज होगा, लेकिन V को चेंज करने से R में कोई चेंज, क्योंकि आगे चल के तुम ऐसे उपकरण पढ़ने वाले हो। यू पीपल आर गोइंग टू स्टडी सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, सम डिवाइसेस इन विच ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ V R विल आल्सो गेट चेंज्ड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इफ ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ V R डज नॉट चेंज, अगर V को चेंज करने पर क्या हो रहा है, R में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या कह रहा हूं मैं शीतल? अगर V को चेंज करने से R में कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर वो क्या होगा, ओमिक डिवाइस। यदि मैंने क्या करा भैया कृष्णा, V को चेंज करने से R में कोई चेंज नहीं आया तो वो कौन सी डिवाइस होगी, ओमिक। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब तुम V को चेंज करोगे तो R चेंज हो जाएगा। समझ लो मेरी बात को? V को चेंज करने से I चेंज होना चाहिए, पर V को चेंज करने से R में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो कोई डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो कब करेगी, इसके मैं 4 केसेस बताने वाला हूं तुम्हारे को। हाउ मेनी? पहला केस क्या है, V को चेंज करने से R में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लिख लो, डेफिनेशन लिख ली थी ओमिक डिवाइस। हाँ, conditions when device is ohmic device, conditions when device is ohmic device। Conditions when device is ओमिक डिवाइस। तो पहला, इन V goes to Ri, R is constant. In V goes to Ri, R is constant. That is in V goes to Ri, R is constant. That is on changing value of V, R does not change. On changing value of V, R does not change. ठीक है? V goes to Ri में R क्या होना चाहिए भैया मौलिक? कांस्टेंट होना चाहिए। तुम V को चेंज करोगे आदित्य, I चेंज होगा, लेकिन V को चेंज करने से R में कोई चेंज नहीं आया। बोलो, ठीक है बेटा? दूसरी बात यहाँ पर, अगर V और I के बीच में बनने वाला ग्राफ
यदि V और I के बीच में बनने वाला ग्राफ क्या हो, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। भाई हम जानना चाह रहे हैं कि कब कोई डिवाइस ओमिक डिवाइस होगी, तो सब तो पहली कंडीशन असी केड़ी वेखी भाई, सब तो पहली कंडीशन आएगी जो तुम V की वैल्यू में चेंज करो भाई, तो R की वैल्यू में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। कहो भाई V को चेंज करो से I चेंज होगा, पर R में कोई चेंज। दूसरी भाषा में यूँ कहा जाए कि V और I के बीच में बनने वाला ग्राफ क्या होना चाहिए अनुकृता, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, समझ गए। तो दूसरी कंडीशन क्या लिख लेना, इफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इफ graph between V and I is straight line passing through origin. If graph plotted between V and I is straight line passing through origin. If graph plotted between V and I is straight line passing through origin. अगर V और I के बीच में बनने वाला ग्राफ कैसा हो, कहाँ से पास होने वाली है, बोलो। R बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर, tan थीटा। थीटा यहाँ पर कौन सी एक्सिस के साथ में है, I एक्सिस के साथ, करंट एक्सिस के साथ। बोलो, समझ गए, क्लियर। कोई डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो कब करती है, तो पहली बात V और V को टू RI में R क्या होना चाहिए, V को चेंज करने से R में कोई चेंज है। दूसरा केस क्या है, V और I के बीच में बनने वाला ग्राफ कैसा होना चाहिए। तीसरी बात जैसे ये तुम्हारे पास में डिवाइस है, मान लो ये डिवाइस है, ये डिवाइस का A एंड ये B एंड, ठीक है। तुमने इस तरह से करा, A को पॉजिटिव से और B को नेगेटिव से, और बाद में क्या करा, तुमने वही डिवाइस ली, लेकिन तुमने बाद में क्या कर दिया, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। और बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देने के उपरांत भी अगर करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था, कब, जब A को किससे जोड़ा है, B को किससे जोड़ा है, करंट कितना है, पोलैरिटी को क्या कर दिया, करंट कितना आया, करंट में कोई चेंज है, तो ये क्या होगी, ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस कब होगी, जब ओमिक डिवाइस कब होगी, जब बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देने से क्या हो गया, करंट में कोई चेंज नहीं। बोलो, ठीक है। तीसरा केस, इफ ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, करंट डज नॉट चेंज। If on reversing the polarity of battery, current does not change. If on reversing the polarity of battery, current does not change. भाई पहले करंट I फ्लो हो रहा था और बाद में भी I का I हो रहा है, तो क्या होगा, अगर करंट में चेंज नहीं आ रहा, इफ ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी करंट डज नॉट चेंज, तो फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। हाँ, गलती से क्या तुमने ध्यान दिया ही नहीं मेरे को, क्या तुम क्या समझ रहे हो, सब मामलों में बेवकूफ़ बना लोगे, इस मामले में थोड़ी ना बनाओगे यार, इस मामले में बनूंगा भी नहीं मैं, बाकी सब मामलों में बन जाता हूँ। ये ओम्स लॉ का एक और स्टेटमेंट है बेटा, V गोज़ टू RI तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ ओम्स लॉ का एक और तुम्हारे पास इक्वेशन है, V गोज़ टू RI एवरीवन नोज, लेकिन ये भी है E गोज़ टू क्या, रो जे। E क्या है, रो क्या है, रो रजिस्टिविटी, J क्या है, और E जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये मसला का एक और इक्वेशन है भैया। हाँ, E इक्वल्स टू रो जे, रो रजिस्टिविटी, J करंट डेंसिटी, और E क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ क्या पिक्चर बनेगी कि अगर तुमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया, किसको रिवर्स किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को तुमने क्या कर दिया, और करंट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देने पर करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, इफ ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी डज नॉट चेंज, if on reversing the direction of electric field current density does not change, if on reversing the direction of electric field current density does not change, if on reversing the direction of electric field current density does not change, तो क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हैं। हाउ मैनी, चार कंडीशन। V गोस टू आर आई में अगर V की वैल्यू को चेंज करने पर R में कोई चेंज नहीं आ रहा है, V और I के बीच में बनने वाला ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देने पर करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिवर्स कर देने पर करंट डेंसिटी में कोई चेंज है। ये चार कंडीशंस अगर है तो ओम्स लॉ लगेगा। इन चार में से अगर एक नहीं लगी तो ओम्स लॉ ऐसा है कि ये चारों जो दिखने में तुम्हें अलग अलग लग रही है लेकिन चारों है एक ही। ऐसा नहीं कि चार में से तीन लग जाए तो क्या होगा सर, चार में से दो लग जाए तो क्या होगा, चार में से एक ही लगे तो क्या होगा। चार में से अगर एक लगी तो बाकी तीन लगनी है। यूँ कहा जाए कि एक के साथ बाकी तीन फ्री हैं, एक लगेगी तो तीन लगेंगी, और अगर एक भी नहीं लगी तो ये चारों तुमको दिख अलग अलग रही है, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली चारों बातें क्या है भैया युवराज, सेम है। इन चार में से एक भी अगर नहीं लगा तो क्या होगा आयुष, बाकी तीन। ओम्स लॉ होल्ड्स गुड व्हेन ऑल फोर कंडीशंस आर एप्लीकेबल। समझ में आई बात। अगर एक में भी नहीं लगा तो फिर ओम्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक नहीं लगा तो कन्फर्म बाकी तीन भी नहीं लगेंगे। ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइसेस पर मैं तुम्हें बता दूं, जो सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस होती हैं जैसे डायोड, जैसे ट्रांजिस्टर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने, जो सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस होती हैं वो नॉन ओमिक होती हैं, वो ओमिक नहीं होती। कौन सी, सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस, लिख लीजिएगा, सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। Semi-conducting devices are non-ohmic devices. Semi-conducting devices में ओम्स लॉ नहीं लगेगा। बोलो, अरे समझ गए या नहीं, समझ गए। चलो, एक कंडक्टर का तुम्हें ये ग्राफ दे रखा है V और I के बीच में, सुनना, तुम्हें कंडक्टर का V और I के बीच में ग्राफ दे रखा है। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ये वाला तुमको दे रखा है टेम्परेचर T1 पर और ये दे रखा है टेम्परेचर T2 पर। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये किसके लिए दे रखा है तुम्हारे को, कंडक्टर के लिए। करिए क्या आंसर, T1 की वैल्यू T2 से कम है। कैसे, गढ़वाल, क्यों, हमें जो एंगल देखना होता है भैया वो इसके साथ देखना होता है। तो यहाँ एंगल इतना है, यहाँ एंगल इतना है,
एंगल कौन सी एक्सिस के साथ देखना है? करंट एक्सिस के साथ, एक्स या वाई के साथ नहीं। मैंने बोला था उस समय, क्योंकि उस समय कुछ लोग बोले थे एक्स, तो मैंने आपको बोला था एंगल जो देखना है वो किसके साथ देखना है? अब कौन ज़्यादा है, θ1 और θ2 में ज़्यादा कौन है? θ1 ज़्यादा है θ2 से? अरे बोलो ना। इसीलिए tan θ1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और tan θ2 की वैल्यू कम होगी। तो इस वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस वाले का रेजिस्टेंस कम होगा। इस वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा और इस वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस कम है। अब क्या हुआ? यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? अब क्या होगा? ये कंडक्टर है और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जिस समय रेजिस्टेंस ज़्यादा उस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा। बोलो ना। ये क्या दे रखा है तुम्हारे को? कंडक्टर दे रखा है कि नहीं? कंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो जिस समय टेम्परेचर ज़्यादा उस समय रेजिस्टेंस ज़्यादा। दूसरी भाषा में जिस समय रेजिस्टेंस ज़्यादा उस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो इस समय का रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस समय का टेम्परेचर ज़्यादा, बाद में रेजिस्टेंस कम होगा तो टेम्परेचर बाद का कम रहा हो। तो आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया? हाँ जी, हुआ ये? किस केस में नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा? तो वी और आई के बीच में ग्राफ, किस केस में स्लोप नेगेटिव आ रहा है? इसमें तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो एक्यूट बन रहा है, बोलो। और इस केस में करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूस, बोलो। क्योंकि एंगल किसके साथ लेना होता है? आई एक्सिस के साथ, करंट के साथ लेना होता है कि नहीं? तो यहाँ तो एंगल जो आया वो कैसा आया था? एक्यूट था। लेकिन यहाँ एंगल कैसा आया? ऑब्ट्यूस आया। तो जब ऑब्ट्यूस आएगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? अब जब थीटा की वैल्यू मोर देन 90 होगी तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या? बोलो। ठीक है, ये करिए। हो गया? हाँ यार, बहुत होशियार। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है? रेजिस्टेंस जो है, ऐसे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = R0 1 + α-T। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तो होता है पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अंतर होता है। मैंने कुछ बताया था तुम लोगों को भी शायद। एक होता है प्रोपोर्शनल और एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को बढ़ाया दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाया दूसरा भी। मान लो कोई दो क्वांटिटी ए और बी हैं, सुनना मेरी बात, ए और बी हैं और दोनों प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि ए को बढ़ाया तो और ए को घटाया तो ए बढ़ाया बी बढ़ेगा, ए घटाया बी घटेगा। ये कहलाता है प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी ए को बढ़ाया तो बी बढ़ता है, ए को घटाया तो बी घटता है। दोनों केस में होता है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में प्रिसाइजली ये होता है कि अगर ए को दुगना किया तो बी भी दुगना ही होगा। ए को 1/3 कर दे तो बी भी 1/3 ही होगा। और प्रोपोर्शनल में क्या होता है? मान लो ए को दुगना कर दिया तो बी हो सकता है √2 गुना हो जाए, बी हो सकता है 3 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए। एक को बढ़ाया दूसरा भी बढ़ा तो वो प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका स्पेशल केस है जिसमें एक को बढ़ा दूसरा बढ़ेगा, एक को घटा दूसरा घटेगा। होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रोपोर्शनल में। लेकिन यहाँ प्रिसाइज केस कौन सा है कि हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रिंग चेंज इन ए, सिमिलर नंबर ऑफ टाइम्स चेंज इन बी विल बी ऑब्जर्व्ड। सपोज यू डबल द वैल्यू ऑफ ए, देन बी विल आल्सो गेट डबल्ड। If A is reduced to 1/3, then B is also reduced to 1/3. That is directly proportional. And in case of proportional, if you are doubling A, it may happen that B is getting tripled, B is getting √2 times, something like that will occur. समझ में आ रही बात? तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। पर ये प्रॉब्लम जो तुम्हें दे रखी, प्रॉब्लम बिना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होनी नहीं है। ठीक है, उसके बगैर अगर हम करके देखेंगे, इक्वेशन को लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तुम्हारे पास में क्या है? R जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? तो पहले वाले केस में क्या होगा? पहले वाले केस में जो रेजिस्टेंस होगा R1, पहले केस वाले केस में जो क्या होगा?
पहला वाला जो रेजिस्टेंस R1 है वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस तो मैं मालूम है किसके बराबर होता है, tan थीटा के, where थीटा इज द एंगल मेड विथ करंट एक्सिस। तो करंट एक्सिस के साथ का एंगल देखने का है, तो R1 tan थीटा है जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, T1 के। इक्वेशन नंबर 1 बोलो बोलो। अच्छा, दूसरे केस में जो रेजिस्टेंस है R2 वो किसके बराबर होगा, tan। आपको एंगल किसके साथ लेना है, करंट एक्सिस के साथ, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। बोलो कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? पहले वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो tan थीटा के, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, यही देखा ना भी अपन ने, इसमें रेजिस्टेंस किसके बराबर है, tan थीटा के। तो पहले केस में tan थीटा जो कि T1 के प्रोपोर्शनल है, दूसरे केस में tan 90 माइनस थीटा जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, T2 के। बोलो ना। तो यहाँ इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा, तो उससे क्या होगा, इन दोनों को मिला देने से T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। बोलो ये आया, T2 माइनस T1। और cot को क्या लिख सकते हो, cos अपॉन साइन, और ये क्या, साइन अपॉन, अभी क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लो तो ये क्या होगा, cos का थीटा माइनस साइन का थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा इंटू क्या, cos थीटा। बोलो। अच्छा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी cos 2 थीटा। और ये जो तुम्हारे सामने लिखा है इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी, तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये cos 2 थीटा है, ये 2 है, और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, और cos अपॉन साइन क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, बोलो। ठीक, बोलते जाओ। तो ऐसा कैसे बोल दूं कि वो, ऐसा कैसे बोल दूं मैं कि T2 माइनस T1 उन दोनों के बीच के एंगल के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कैसे बोल दूं मैं, तुम बताओ मुझको भाई, ऐसा कैसे बोल दूं, मुझे बताओ तुम खुद ही। वो तो बाई चांस कुछ भी करके आंसर आ गया तुम्हारा उससे, तो कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ। अव्वल तो मैंने ये जो लिखा यही गलत है, तो वो जो तुम बोल रहे हो वो क्या सोच के बोल रहे हो भाई, ऐसा अपने पास में 2 रेजिस्टेंस का डिफरेंस उनके टेंजेंट ऑफ एंगल के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। आई बात समझ में? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने V लगाया है, डायमीटर, अब डायमीटर को तुमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, हमसे पूछा है। अब ये तुम्हारा ओम्स लॉ भी इसमें लग रहा है, और लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है वो भी लग रहा है। ये 3 फंडों पर एक साथ हो गया। इसमें क्या है, एक तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, दूसरा ओम्स लॉ, और तीसरा लेंथ को चेंज करने से, एरिया को चेंज करने से रेजिस्टेंस में कैसे चेंज आता है। तीनों फंडे एक साथ लग रहे। प्रॉब्लम छोटी सी है, तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या डबल किया, डायमीटर को डबल किया। डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होता है भाई, डायमीटर को डबल किया, सुनना मेरी बात, डायमीटर को डबल किया तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। अगर तुमने डायमीटर डबल किया मतलब रेडियस डबल करी, और रेडियस डबल करी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो सॉरी, एरिया 4 टाइम्स हो गया, और एरिया 4 टाइम्स हो गया
तो यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, 1/16 गुना। बोलो हुआ कि नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझको। एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर तुमने ये उसकी डायमेंशंस को चेंज किया तो। वैसे तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कहाँ बोला उन्होंने, अच्छा ओनली डबलिंग डी, ठीक है। तो फिर ओनली डबलिंग डी में तो क्या होगा, फिर तो एरिया ही आएगा केवल, रेजिस्टेंस। तो अब इससे क्या आ गया, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स। बोलो ना, अब तुम ये हो गया, ये तो तुमने लगा दिया वो। अब V इक्वल्स टू आर आई लगाओ। V तुम्हारा क्या है, सेम है। R तुमने कितना कर दिया, R तुम्हारा कितने टाइम्स हो गया, 1/4। तो करंट कितने टाइम्स हो जाएगा, करंट 4 टाइम्स हो गया। नहीं आया समझ में, V उतना ही है, R को 1/4 किया तो 4 उधर जाएगा तो I कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। बोलो हुआ, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो फिर मेरे पास में इलाज दूसरा है भैया, V उतना का उतना ही, और R कितना, पहले R था तो पहले बाद में कितना हो गया, और बाद में I डैश, दोनों का रेशो लो, दोनों का रेशो लोगे तुम, ये चला जाएगा तो I डैश के निकाल के देख लो कितनी आ रही है, 4I। अब तुम इक्वेशन लगाओ, I इज इक्वल टू क्या, NAE/VD। पहले ये था, बाद में करंट हो गया 4I। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो उतने के उतने रहेंगे, मटेरियल वही है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एरिया कितने गुना कर दिया तुमने, एरिया कितने गुना कर दिया, 4 टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों का रेशो ले लो, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही आएगी जितनी पहले थी। बोलो समझे, समझ में आया मैंने क्या करा। आई रिपीट भैया, जब तुमने डायमीटर को डबल किया, डायमीटर डबल किया मतलब रेडियस डबल करी, डायमीटर डबल किया तो रेडियस डबल हुई तो एरिया πr स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो गया एरिया। एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो गया, हो गया। V गोस टू RI, बाद में V का वही रहा, R/4 हो गया, I डैश की निकाली, वो सॉल्व करके देख लो 4I आ रहा है। अब इक्वेशन लगाई, I NAE/VD, बाद में I 4I हो गया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही रहेंगे, मटेरियल वही है। एरिया 4 टाइम्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कोई चेंज आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों का रेशियो लोगे, फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही आ रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट चेंज।